मध्ययुगीन राजस्थान में कृषि एवं उद्योग धंधों की स्थिति के बारे में आज बात करेंगे। ये चौथे यूनिट का आखिरी चैप्टर है। जैसा कि सर्वविदित है कि भारत एक कृषि प्रधान राष्ट्र रहा है और भारत का सारा बजट भारत कृषि पर ही निर्भर करता है और कृषि भारत का प्राण तत्व है और पूरे विश्व में कृषि को लेकर के भारत को एक कृषि प्रधान देश के रूप में प्रारंभ से ही संज्ञायित किया गया है। आर्थिक उसी तरह से राजस्थान में भी जो कृषि है वो कृषि ही यहाँ के जनजीवन का, यहाँ की आजीविका का, यहाँ के राजस्व प्रणाली का एक मुख्य आधार रही है। आर्थिक जीवन का प्रमुख आधार कृषि भूमि ही रही है, जिसके द्वारा राजस्थान की अधिकांश जनता अपना जीवन निर्वाह करती रही है। राजा भूमि का मालिक होता था, इसलिए वह भूपति या भूमिपति कहलाता था। उसे भूमि को देने या जब्त करने के सारे अधिकार प्राप्त थे। सामान्य स्थिति में जब तक लगान बराबर दिया जाता था तो पीढ़ी दर पीढ़ी वही भूमि मूल व्यक्ति के वंशजों के अधिकार में चली जाती थी। भूमि के स्वामित्व को लेकर के भूमि के यहाँ पर हमें 4 विभाग देखने को मिलते हैं। पहला है खालसा। यह भूमि राज्य के सीधे स्वामित्व में रहती थी, जिसमें लगान लगाने, वसूल करने और लगान में छूट लेने का काम राज्याधिकारी करते थे। क्योंकि राज्य की भूमि होने के कारण इसे खालसा कहा जाता था। इसलिए हम कई बार देखते हैं कि जब ये भूमि जब्त की जाती थी किसी कृषक की, तो उसे कहा जाता था कि उसकी भूमि खालसा कर दी गई। भूमि खालसा करने का मतलब है कि उस भूमि पर सीधे राज्य ने अपना अधिकार कर लिया। दूसरी भूमि है जागीर। यह भूमि थी जो राज्य की ओर से सैनिक सेवा या असैनिक सेवाओं के बदले में सामंतों या अन्य कर्मचारियों को दी जाती थी। ऐसी भूमि को राज्य की आज्ञा के बिना बेचा नहीं जा सकता था। इस भूमि की संपूर्ण व्यवस्था कर निर्धारण, कर वसूली जागीरदारों के द्वारा की जाती थी। तीसरी प्रकार की भूमि थी भूमि जिस भूमि पर कोई लगान नहीं लगाया जाता था। इस भूमि का सहयोग करने वाले भौमीय कहलाते थे तथा उन्हें राज्य के लिए कुछ विशिष्ट सेवाएं देनी होती थी। ये विशिष्ट सेवाएं सैनिक सेवाएं भी थी और आपातकालीन सेवाएं भी थी। प्राकृतिक अकाल वगैरह इन स्थितियों में भी इनको अपनी सेवाएं देनी होती थी। और चौथी भूमि है शासन। धर्म अथवा पुण्य के काम में दी जाने वाली भूमि शासन कहलाती थी। इस भूमि को बेचा नहीं जा सकता था। यह भूमि प्राय ब्राह्मणों, चारणों, भाटों, विद्वानों आदि को दी जाती थी। इस भूमि पर कर लगाना या इसे वापस लेना उचित नहीं माना जाता था, धर्मजनक नहीं माना जाता था। और आखिरी भूमि थी चरनोट। गांव में पशुओं के चरने के लिए छोड़ी गई भूमि चरनोट कहलाती थी। राजस्थान में नदियों, नहरों के अभाव में सिंचाई का मुख्य साधन वर्षा ही है। अतः जैसलमेर, बीकानेर, शेखावाटी और मारवाड़ के अधिकांश भाग में सिंचाई लाभप्रद नहीं थी, चूंकि वहां पर मानसून को लेकर स्थितियां बड़ी अनिश्चित बनी रहती है। तो उस अनिश्चितता के वातावरण में जो वहां की भौगोलिक स्थिति है उसको देखते हुए अधिकांश भाग सिंचाई के लिए लाभप्रद नहीं था। अतः इन प्रदेशों में किसानों को खरीफ की फसल पर ही निर्भर रहना पड़ता था। जैसा कि स्पष्ट है कि 2 तरह की फसल हुआ करती थी, खरीफ और रबी की फसल। जो रबी की फसल है वो रबी की फसल अच्छी बारिश आने पर ही निर्भर करती है। अतः यह जो राजस्थान का भूभाग रहा है, इस भूभाग में हम देखें कि एकमात्र जो वर्ष की 2 फसलें ली जाती थी, खरीफ और रबी की फसल, उसमें हम देखते हैं कि यहाँ पर सिर्फ खरीफ की फसल पर ही यहाँ के किसानों को निर्भर रहना पड़ता था और सिर्फ एक फसल से ही उन्हें अपना जीवन यापन करना होता था। तो इस तरह से इस इलाके का पूरा जो संपूर्ण कृषकों का जो जनजीवन है वो जनजीवन बड़ा ही कठिन था, दुरूह था और उनके आजीविका का जो मुख्य साधन कृषि है, वो मुख्य साधन कृषि जो है वो वर्षा पर निर्भर था और वर्षा की मात्रा बराबर न होने के कारण हम देखते हैं कि इस क्षेत्र विशेष में कृषि की स्थिति ठीक नहीं थी। परंतु पूर्वी राजस्थान में कुओं, तालाबों, नदी नालों एवं वर्षा की अधिकता के कारण एक वर्ष में 2 फसलें आसानी से ली जा सकती थी। खरीफ और रबी दोनों तरह की फसल जो थी वह पूर्वी इलाके में ली जाती थी। सिंचाई मुख्यतया कुओं से ही की जाती थी। जोधपुर, सिरोही, कोटा, उदयपुर, अजमेर आदि क्षेत्रों में
रहड़ द्वारा भी सिंचाई की जाती थी। कुछ क्षेत्रों में चरक द्वारा भी भूमि की सिंचाई की जाती थी। तालाबों, नदियों, नहरों द्वारा भी भूमि की सिंचाई की जाती थी। खेती करने की विधि परंपरागत रूप से चली आ रही थी। खेती बैलों के आधार पर, पशुओं के आधार पर की जाती थी। खेती में बैलों को जोता जाता था बुआई के लिए। राजस्थान के पश्चिमी रेतीले क्षेत्र में हलों के लिए ऊंट, बैल आदि का प्रयोग किया जाता था। भूमि को समतल करने के लिए भी इन्हीं बैलों को, इन पशुओं को जोत करके भूमि को समतल बनाया जाता था। कहीं भैंसों तथा गधों का भी प्रयोग किया जाता था। खाद का प्रयोग सिंचित क्षेत्रों में ही किया जाता था। खाद में पशुओं और मनुष्यों का मल, गांव का कूड़ा करकट का प्रयोग किया जाता था। विशेष रूप से गोबर की खाद जो थी, उस खाद का प्रयोग प्रचलन में रहा था परंपरागत रूप से। मुख्य पैदावार राजस्थान में बाजरा, मूंग, मोठ, चावल, ग्वार आदि खरीफ की मुख्य उपज थी, जिन्हें खरीफ की फसलें या सियालू की फसलें कहते थे। गेहूं, चना, तंबाकू, सन, सरसों, जीरा, धनिया आदि रबी की फसलें थी। इन्हें उनालू भी कहा जाता था। किसानों के लिए खरीफ का अधिक महत्व था, क्योंकि इन फसलों पर धन तथा श्रम कम लगता था। रेगिस्तानी भाग में ज्वार, बाजरा अधिक होता था, जबकि दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान में गेहूं और चावल प्रधान रूप से पैदा होते थे। कर व्यवस्था राज्यों और किसानों के बीच संबंध स्थापित करने का कर एक माध्यम था। भूमि कर राज्य की आय का मुख्य साधन था। साधारणतः उपज का 1/3 या 1/4 भाग भूमि कर के रूप में लिया जाता था। भूमि कर को प्राप्त करने के अनेक तरीके प्रचलित थे, अनेक विधियां थी। लाटा के खेत की उपज का ढेर लगा दिया जाता था और उसके आधार पर लगान वसूल किया जाता था। इसे लाटा पद्धति कहते थे। दूसरी थी कूता पद्धति। कूता पद्धति में कुल पैदावार का अनुमान लगाया जाता था, जिसे कूतना कहते थे, अनुमान लगाना कहते थे, और उसी के आधार पर लगान निर्धारित किया जाता था। तीसरी प्रणाली थी काकड़कूत। काकड़कूत प्रणाली में खड़ी फसल के आधार पर ही पैदावार का अनुमान लगाकर लगान निर्धारित किया जाता था। इस तरह से हम देखते हैं कि 3 तरह की लाटा, कूता और काकड़कूत, 3 प्रकार की जो पद्धतियां थी, जिसके आधार पर भूमि कर को निश्चित किया जाता था, और ये परंपरागत रूप से चली आ रही थी। लगान की दरें निर्धारित करते समय भूमि के प्रकार, उसकी उर्वरता, सिंचाई की सुविधाएं और फसलों की किस्म आदि को ध्यान में रखते हुए कर का निर्धारण किया जाता था। भूमि कर के अतिरिक्त राहदरी, बाब, पेशकश, जकात, गनीम, बराड आदि कर भी प्रचलित थे। इसके अतिरिक्त किसानों से मुस्तकिल लाग व गैर मुस्तकिल लाग भी प्राप्त की जाती थी। ये लागें अलग अलग क्षेत्रों में कम ज्यादा होती थी और अपने क्षेत्र के अनुसार ये लागों का निर्धारण किया गया था। कुछ लागें नकद ली जाती थी और कुछ जिन्सों के रूप में। राजस्थान के लगभग सभी राज्यों में बेगार लेने की प्रथा भी प्रचलित थी। इसे बेगार लेने की प्रथा कहा जाता था, जिसमें मजदूरों, शिल्पकारों, कारीगरों अथवा अन्य लोगों से बेगार ली जाती थी। इस तरह उस समय का कर की जो प्रणाली थी, कर का निर्धारण था और कर का जो स्वरूप था वह इस प्रकार था। अब किसानों की आर्थिक दशा। मध्यकाल में राजस्थान के किसानों की दशा दयनीय थी। दुष्काल, अकाल, अतिवृष्टि, अनावृष्टि के कारण इन्हें अपार कष्ट उठाने पड़ते थे। राजस्थान में खेती से परिश्रम की तुलना में लाभ कम होता था। किसानों को थोड़ी उपज में संतोष करना पड़ता था। यह कृषक का संपूर्ण परिवार श्रम करता था, तब कहीं उसकी आवश्यकता की पूर्ति हो पाती थी, परंतु जो भी वह पैदा करता था वह बचा पाता था, वह युद्ध, बीमारियों या कर द्वारा नष्ट हो जाता था। ऐसी स्थिति में मध्ययुगीन राजस्थान में कृषक की हालत संतोषजनक नहीं कही जा सकती है। उद्योग धंधे, कच्चे माल के उत्पादन में वृद्धि होने से कस्बों में आबादी बढ़ने, निरंतर युद्धों की स्थितियां, मुगलों से संपर्क स्थापित होने एवं शासकों के प्रोत्साहन आदि के कारण मध्ययुगीन राजस्थान में
अनेक उद्योग धंधे विकसित होने लगे थे। राजस्थान के शासकों ने अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कुशल कारीगरों को बुलाकर अपने राज्यों में बसाना प्रारंभ किया था। व्यापारियों ने भी उद्योगों को प्रोत्साहन दिया, अतः राज्यों में धीरे धीरे अनेक उद्योग धंधे जो थे वो स्थापित होने लगे। उन्हीं उद्योग धंधों में हम देखें कि जो सूती वस्त्रों का जो उद्योग है वह बड़ी उन्नतावस्था में हमें यहाँ देखने को मिलता है। इसका क्षेत्र था देलवाड़ा, पाली, सिरोज, अजमेर आदि स्थान सूती वस्त्र तैयार करने के प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित दिखते हैं। कोटा में सर्वश्रेष्ठ मलमल तैयार किया जाता था। कोटा तथा जालरापाटन में दरियां व डोरियां बनाई जाती थी, साड़ियां बनाई जाती थी। बारा की चुनड़ी और कोटा की लाल पगड़ियां भी प्रसिद्ध रही थी। सांगानेर, भरतपुर, उदयपुर, चित्तौड़, बारा, कोटा आदि स्थानों में कपड़ों से संबंधित रंगाई, बंधाई, छपाई का काम भी होता था। जैसा कि आज भी बगरू की शैली विशिष्ट रूप से प्रसिद्ध है। यह बगरू की विशिष्ट ढंग की होती थी, क्योंकि मध्यकाल में भी हम देखें कि बगरू अपनी रंगाई छपाई को लेकर के प्रसिद्ध रहा है। जयपुर, सांगानेर की छपाई व रंगाई भी विख्यात रही थी। बीकानेर, जैसलमेर और शेखावटी में ऊनी उद्योग काफी उन्नत था, क्योंकि यहाँ पर जो पशु है वह भेड़ जो है जिससे ऊन प्राप्त होती थी वह बहुतायत में पाई जाती थी, और उनके काफी बड़े बड़े रेवड़ भी यहाँ हुआ करते थे। भेड़ों के इन समूहों को रेवड़ कहा जाता था, और रेवड़ के कारण यहाँ पर ये ऊन उद्योग काफी पनपा। यहाँ कंबल, शॉल, दुपट्टे आदि बनाए जाते थे। इस तरह जहां पर जो पैदावार थी उस पैदावार के हिसाब से हम देखें कि राजस्थान के विभिन्न भागों में अलग अलग तरह के जो उद्योग हैं वो उद्योग हमें विकसित दिखते हैं। काष्ठ उद्योग भी उन्नत था। उदयपुर में लकड़ी के खिलौने, चूड़ियां आदि बनाई जाती थी। भीलवाड़ा और शाहपुरा में लकड़ी के सुंदर खिलौने बनाए जाते थे। अजमेर और करौली में लकड़ी की संदूकें, चंदन की लकड़ी के कंधों व कंघियों का निर्माण किया जाता था। डूंगरपुर एवं बांसवाड़ा में लकड़ी पर खुदाई का काम किया जाता था। इस तरह हम देखें कि ये जो जंगल का जो क्षेत्र है, जो वनवासी क्षेत्र है, यहां से लकड़ी प्राप्त होती थी, और जहां जहां ये क्षेत्र जंगल का क्षेत्र पास में है वहां पर लकड़ी के उद्योग हमें विकसित देखने को मिलते हैं। परंपरागत रूप से ये उद्योग यहाँ पर विकसित हुए, और आज भी ये मानना है कि इन क्षेत्रों में लकड़ी का जो उद्योग है वो बड़ा फला फूला हुआ है। विशेष करके वागड़ के क्षेत्र में, डूंगरपुर और बांसवाड़ा के क्षेत्र में हम देखें कि दरियावत के जंगलों के कारण जो है वह लकड़ी का जो उद्योग है वो काफी आज भी पनपा हुआ में दिखता है। विशेष करके देसी सागवान और साल के जो वृक्ष हैं उनके द्वारा लकड़ियों की चौखटों का, लकड़ियों के दरवाजों का निर्माण मध्यकाल में भी किया जाता था और आज भी किया जाता है। राजस्थान में धातु उद्योग भी विकसित था। लुहार लोग अस्त्र शस्त्र और अन्य वस्तुएं बनाते थे। करपासुर, मेवाड़ में तोपे तथा बंदूक, बूंदी में कटार, उस्तरे, तलवार, चाकू, सिरोही में भाले, बर्छी, तलवार आदि बनाए जाते थे। सिरोही विशेष रूप से इन औजारों को धार देने के लिए प्रसिद्ध रहा है। इसीलिए आज भी इतिहास में एक फ्रेज के रूप में सिरोही की धार, तलवार की धार के रूप में सिरोही का नाम लिया जाता है। सवाई माधोपुर तथा भीलवाड़ा में भी बर्तन बनाने का व्यवसाय विकसित हो चुका था। इस तरह हम देखें कि जो धातु उद्योग है उस धातु उद्योग का भी हमें मध्यकालीन राजस्थान में प्रगति जो है देखने को मिलती है। सोने, चांदी और मीनाकारी का काम भी उन्नत था। यहाँ बैठके, कुर्सियां, पलंग, लकड़ियों के घोड़े की काठियां, हीरे आदि चांदी तथा सोने के बनते थे। जयपुर, कोटा, नाथद्वारा आदि स्थानों में जड़ई और मीनाकारी का काम उत्कृष्ट ढंग से होता था। जयपुर में हीरे जवाहरात के बड़े आभूषण बहुत अच्छे बनाए जाते थे। उदयपुर में सोने चांदी की श्रेष्ठ मूर्तियां बनाई जाती थी। जयपुर के स्वर्णकार सोने, चांदी तथा पीतल की धातुओं पर नक्काशी करने तथा धातुओं के नगीने जड़ने की कला के लिए विख्यात थे। जयपुर में पीतल के बर्तनों पर भी नक्काशी की जाती थी। अलवर, उदयपुर
जयपुर, जोधपुर में हाथी दांत की चूड़ियां, शतरंज, खिलौने आदि बनाए जाते थे। कोटा में भी हाथी दांत की छोटे छोटे संदूक और श्रृंगार पेटियां बनाई जाती थी। इस तरह हम देखें कि यहाँ पर यह धातु उद्योग जो है, इसके अंदर सोने चांदी और मीनाकारी का उद्योग जो था वो मध्यकालीन राजस्थान में विशेष रूप से हमें देखने को मिलता है। और इस धातु उद्योग के साथ ही उसमें कलाकृतियां बनाना और उन कलाकृतियों में विभिन्न प्रकार की मीनाकारी करना, मीना भरना, अलग अलग तरह के रंगों का मीना बना करके उसमें भरा जाता था। और आज की स्थिति में हम देखें कि ये जो मीनाकारी का जो उद्योग है, यह हमारे यहाँ पर भारत से निर्यात भी होता है। आज भी कई विदेशों में इस तरह का जो कलात्मक कार्य जो है उसका निर्यात किया जाता है। तो इसकी जो परंपरा थी हमें मध्यकालीन राजस्थान में एक प्रगति की अवस्था में देखने को मिलती है। पत्थर का काम भी राजस्थान में प्राचीन काल से चला आ रहा है। नगरी का स्तंभ, मंडोर के द्वार के अवशेष आदि प्राचीन शिल्पकाल के अच्छे नमूने माने जा सकते हैं। आमेर, उदयपुर, आबू, ओसियां, नागदा, रणकपुर के मंदिर तथा कीर्ति स्तंभ, कुंभलगढ़ तथा चित्तौड़गढ़ आदि तत्कालीन शिल्पकला के उत्कृष्ट नमूने हैं। राजपूत नरेशों ने राजस्थान में अनेक दुर्गों का, मंदिरों का, राजप्रसादों का, स्मारकों का, जलाशयों का आदि का निर्माण करवाया था। राजस्थान में यहीं के पत्थर के द्वारा इनका उपयोग किया गया था और आज भी लगभग 400-500 वर्षों के बाद में भी हम देखें कि इनकी मजबूती अभी तक यथावत बनी हुई है। इसके आगे के पार्ट का दूसरे कृषि एवं उद्योगों को लेकर के आगे का जो वर्णन है दूसरे वीडियो में आप आवश्यक रूप से सुने। धन्यवाद।